छात्रों, बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की यह वीडियो भी जिस कविता पर आधारित है उसमें भी 25 बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल किए गए हैं जो कक्षा 12 के हिंदी विषय के अंतर्गत आरोह बुक भाग 2 से ली गई है। आज की यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने कविता से आज के 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को लिया गया है। तो आइए आज आरंभ करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने ये कविता अपनी बुक में नहीं पढ़ी है तो आप इसको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसको सरल शब्दों में चित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके पश्चात आप यदि क्वेश्चनों को करेंगे तो आप स्वयं भी उसके उत्तर देने में सक्षम होंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कविता के बहाने कविता के रचनाकार कौन है? कुंवर सिंह, कुंवर प्रसाद, कुंवर प्रकाश, कुंवर नारायण। क्वेश्चन में जो हमें कंफ्यूजन में डाल सकता है वह है जो शब्द कुंवर है, क्योंकि चारों ही ऑप्शन में आपको कुंवर शब्द दिया गया है। आपको पहचान सिर्फ उनके दूसरे शब्द से करनी है कि वो सिंह है, प्रसाद है, प्रकाश है या नारायण है। हमें आपको पहले ही से पहले कुंवर नारायण करती है कविता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किसके बहाने एक उड़ान है? अतीत, बालक, चिड़िया या प्रेम? उड़ान है चिड़िया के बहाने, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता फूलों के बहाने क्या है? गिनना है, खिलना है, मुरझाना है या महकना है? कविता खिलना है फूलों के बहाने, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किसके बहाने खेल रही है? बच्चे के बहाने, खिलौने के बहाने, पेंच के बहाने या भाषा के बहाने? तो कविता बच्चे के बहाने खेल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब घर एक कर देने का आशय क्या है? भेदभाव नहीं रखना, तोड़फोड़ करना, सीमा में रहना, शोर मचाना। तो सब घर एक कर देने के मायने मतलब एक कर देना है, भेदभाव समाप्त कर देना है। तो ऐसा तो नहीं होता कि तोड़फोड़ करना है, उसमें सीमा में रहना भी नहीं है, शोर मचाना भी नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, भेदभाव नहीं रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता किसका खेल है? बच्चों का, चिड़िया का, शब्दों का या फूलों का? कविता में क्या होता है? शब्द होते हैं, तो इसलिए कविता खेल है किसका? शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता की उड़ान को कौन नहीं जान सकता? रसिक, व्यक्ति, चिड़िया, कवि या समीक्षक? तो कविता को उड़ान जो होती है उसको कौन नहीं जान सकता? चिड़िया। कविता की उड़ान क्या है? असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। जबकि चिड़िया की उड़ान क्या होती है? सीमित होती है, उसको ससीम कहा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के पंख लगा उड़ने से क्या तात्पर्य है? व्यर्थ खिलना, शब्द अर्थ में विसंगति, कल्पना करना, स्पष्ट करना। तो कविता के पंख लगा उड़ने से तात्पर्य है कल्पनाएं करना, कल्पना करना। सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फूल कविता से कम प्रभावशाली किस प्रकार है? क्योंकि फूल मुरझाते हैं या क्योंकि कविता मुरझाती है, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यदि हम माने कि फूल कविता से कम प्रभावशाली है, क्यों? क्योंकि फूल मुरझाते हैं और कविता मुरझाती नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। कविता के बहाने कविता में किसके अस्तित्व पर विचार किया गया है? मनुष्य के, प्रकृति के, कविता के, उपरोक्त सभी? तो हम देख रहे हैं कि कविता के बहाने कविता में कविता पर विचार किया गया है, ना कि मनुष्य पर, ना प्रकृति पर। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में चिड़िया का वर्णन करने के पीछे कवि का उद्देश्य क्या है? कल्पना करना, उड़ान भरना, अपने मनोभावों को व्यक्त करना, अलंकार का प्रयोग करना। तो आपको क्या लगता है कविता के बहाने कवि क्या करता है? अपने जो मनोभाव हैं उन्हें व्यक्त करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। किसकी उड़ान देश, काल और परिस्थिति से बाहर संभव है? एक फूल है, फूल की उड़ान कैसे संभव हो सकती है? क्योंकि फूल की जो स्थिति है, जहां पर वह खिला है, उसी की कुछ परिसीमा के अंतर्गत वह महकाएगा, उसकी सुगंध होगी, एक सीमा होगी। बच्चा भी एक सीमा एक में रहेगा, परिस्थिति में रहेगा, और
चिड़िया भी एक सीमा के अंतर्गत ही रहती है, परंतु कविता की उड़ान बिल्कुल संभव है सभी देश काल व परिस्थितियों से बाहर, तो इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कविता और चिड़िया में किस गुण की समानता है? दोनों के पंख होते हैं, या दोनों उड़ान भर सकते हैं, दोनों ही चल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कि पंख, कविता के तो पंख नहीं होते हैं, चिड़िया को पंख होते हैं, दोनों ही उड़ान भर सकते हैं। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कविता भी उड़ान भर सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है, जबकि चिड़िया की सीमा है परंतु उड़ान भर सकती है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, फूल की अंतिम परिणति क्या है? अंतिम स्टेज क्या है, परिणति? तो हम देखते हैं कि अंतिम स्थिति में क्या होता है भाई। इस प्रारंभ में फूल, कली आती है, फूल बनता है, महकता है, खिलता है, परंतु लास्ट में मुरझा जाता है। अंत क्या है? मुरझा जाना। तो अंतिम परिणति क्या होगी? मुरझा जाना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। उसके बाद चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़ती है और कविता किसके सहारे उड़ती है? कविता किसके सहारे उड़ती है? हवा के, पंख के, शब्द के, कल्पना के। तो भैया चिड़िया किसके सहारे अपने पंखों के सहारे उड़ती है? परंतु जो कविता है वो कल्पना के सहारे उड़ती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बिना मुरझाए कौन महकता है? बिना मुरझाए कविता महकती है, क्योंकि बाग में भी फूल होते हैं, सब मुरझा जाते हैं, गुलदस्ता पूरा होता है फूलों का, मुरझा जाता है और फूल भी मुरझाते हैं। सिर्फ कविता है जो बिना मुरझाए महकती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता बिना मुरझाए सदियों तक महकती रहती है, इसका आशय क्या है? कविता कालजयी है, कविता का प्रभाव सदियों तक बना रहता है, कविता का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। तो यहाँ पर लग रहा है कि तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही हैं। कविता के बहाने कविता के अनुसार चिड़िया, फूल, बच्चे क्या हैं? भावना है, शब्द हैं, अभिव्यक्ति के उपकरण हैं, इनमें से कोई नहीं। तो कवि ने इन तीनों को क्या बनाया है? अभिव्यक्ति का उपकरण बनाया है, साधन बनाया है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, कविता के बहाने कविता में कविता किनके साथ समानता और असमानता बताई गई है? भाई कविता के 3 पद्यांश ले गए हैं, तीनों में हमें कौन मिलते हैं? सबसे पहले में चिड़िया मिलती है, उसके बाद फूल मिलते हैं और लास्ट में बच्चे। इसका मतलब ये तीनों के साथ समानता और असमानता दर्शाई गई है। जो असमानता है वो चिड़िया और फूल के साथ दर्शाई गई है, और बच्चे के साथ उसकी समानता को दर्शाया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता के आधार पर बताएं कि प्रकृति कवि के लिए क्या है? लक्ष्य है, संसाधन है, साधन है या शब्द है? जो प्रकृति है वो कवि के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती है। पूरी प्रकृति के किसी भी प्राणी, वस्तु पर कविता की जा सकती है, इसलिए वह सब साधन होंगे। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता पढ़ते और लिखते समय काल के बंधन टूट जाते हैं और बच्चों के खेलते समय क्या टूटते हैं? धर्म के बंधन टूटते हैं, भेदभाव के बंधन टूट जाते हैं, संकीर्णता के बंधन टूट जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि तीनों ही बंधन टूट जाते हैं, इसका मतलब उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कविता के बहाने कविता में कवि की भाषा शैली क्या है? बिंब विधान, प्रतीक शैली है, अलंकार प्रयोग है, सरल व सहज है। तो हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे सरल भाषा में हमें पता चल जाता है कि कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये भाषा कैसी है? सरल एवं सहज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने कविता जो है इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कुंवर नारायण जी की जो दूसरी कविता कक्षा 12 में ली गई है, बात सीधी थी पर, वह कोई दूसरा नहीं काव्य संग्रह से ली गई है। चक्रव्यूह काव्य संग्रह से आपके सिलेबस में कोई कविता नहीं ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब घर एक कर देने के मायने कौन जानता है? कवि, चिड़िया, बच्चा या फूल? सब घर एक कर देने के मायने बच्चा जानता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आपका लास्ट क्वेश्चन है, कविता के बहाने कविता के कवि का जन्म कब हुआ? 1927 में, 37 में, 47 में या 17 में? आपको 10-10 सालों का गैप है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1927 में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ है। तो इस प्रकार आपके सभी क्वेश्चंस पूरे होते हैं। अपेक्षा करूंगा कि कविता को पढ़ने के बाद यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद में ही इन प्रश्नों का आंसर करने में सक्षम होंगे। इस कविता
कि जो कविता के बहाने इनसे इन 25 क्वेश्चनों को लिया गया है। यदि इन तीनों पद्यांशों में से कोई भी पद्यांश आपका एग्जाम में आ जाता है या 2 पद्यांश आपके एग्जाम में आ जाते हैं, तो इन 25 क्वेश्चनों को करने के बाद आप बिल्कुल सक्षम होंगे 5 के 5 क्वेश्चनों का सही जवाब देने के लिए। इस प्रकार मैं चाहूंगा कि आप मेरी पहली वीडियो या फिर आने वाली वीडियो को देखते रहिएगा, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।